डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन देखते हैं। द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ व्हेन कंबाइंड इन अ कंपाउंड इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंपली क्या है कि जब हमारे पास एक कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक एटम और दूसरा एटम एक दूसरे के साथ अपने वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। सो एज अ रिजल्ट इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो एटम ज़्यादा टेंडेंसी रखता है अट्रैक्ट करने की, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और वो जो बॉन्ड में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन केस अगर हम डिस्कस करें, जैसे हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड डिफरेंट टाइप का, मतलब डिफरेंट एटम्स में हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें होमो न्यूक्लियर एटम्स की या होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की, जैसे कि हाइड्रोजन है या फिर क्लोरीन गैस है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। इसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड होता है। वो इस वजह से क्योंकि दोनों एटम जो है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल एक जैसी है, होमोन्यूक्लियर है, इस वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल सेंटर में होता है। लेकिन अगर ये हमारे पास एग्जांपल है नॉन पोलर, मतलब इसका मतलब ये है कि इन दोनों एटम्स के दरमियान कोई भी पोलैरिटी का डिफरेंस नहीं है। सेम मॉलिक्यूल है तो पोलैरिटी, जाहिर बात है कि पोलैरिटी का डिफरेंस नहीं हो सकता इनमें। सो ये नॉन पोलर के केस में हमारे पास इस तरह होता है। लेकिन अगर हम पोलर मॉलिक्यूल की एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल HCl, इसमें एक एटम की टेंडेंसी ज़्यादा होती है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, और एक की कम, जैसे कि इन दोनों में क्लोरीन की ज़्यादा है और हाइड्रोजन की कम होती है। सो एज अ रिजल्ट क्लोरीन जो है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और इसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपेयर हो जाएगा। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल सेंटर, यानी कि पोलैरिटी जो है वो बिल्कुल, मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन HCl के केस में हमारे पास टेंडेंसी है क्लोरीन की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं काई से। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर्स, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एनहेंसमेंट के लिए या उसकी कमी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक साइज, ये मैं आपको बारहा बता चुकी हूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड एटॉमिक एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर have same factors. For example, the atomic size, जितना एटम का साइज जो है वो छोटा होगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा होगी। इस चीज़ को हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि जितना एटम का साइज छोटा होगा तो उतना ही प्रोटॉन या न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन पे होल्ड उतना ही ज़्यादा होगा, और एज अ रिजल्ट आउटर इलेक्ट्रॉन पे होल्ड भी ज़्यादा होगा और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे होल्ड भी ज़्यादा होगा। सो एटम का साइज छोटा होने के साथ हमारे पास क्या इफेक्ट होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाई होगी। नेक्स्ट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है हमारे पास, जो एलरेड और रोको का मॉडल है उसके मुताबिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एटम। एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही ऑब्वियसली उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का डायरेक्ट रिलेशनशिप किससे है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या उसकी जो अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है। सो वो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जब हम एक ही एटम की बात करते हैं, लेकिन एक एटम हमारे पास मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स में हो सकता है। सो एक ही एटम जो कि डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, उस उन सब की ऑक्सीडेशन सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
जो है उसमें भी आपको डिफरेंस नज़र आता है। फॉर एग्जांपल साइज ऑफ एटम, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डिक्रीजेज विद इंक्रीज in its oxidation state, and the tendency of a cation to attract the electron is more than a neutral atom. Okay, अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की, ओके, तो हाइड्रोजन हमारे पास किस फॉर्म में है कि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये है न्यूट्रल एटम। ओके, सो अगर हम इसको कंपेयर करें इस फॉर्म में कि जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है, ओके, सो लॉस करने के बाद ये हमें जो है वो यूनी पॉजिटिव चार्ज की सूरत में नजर आएगा, यानी सिर्फ अंदर एक प्रोटॉन है और कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो न्यूट्रल एटम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होगी। वी नो कि हाइड्रोजन की जो है 2.1 के बराबर होती है ऑलमोस्ट, जबकि इसके मुकाबले में इसकी केटाइन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो बहुत ज़्यादा होगी। ओके, क्योंकि पहले न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसको अट्रैक्ट करे। इस वजह से अगर यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा या इसको अवेलेबल होगा वेसिनिटी में, तो वो उसको और ज़्यादा पावर के साथ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि केटाइन का साइज हमें मालूम है कि न्यूट्रल एटम के मुकाबले में हमेशा छोटा होता है। तो जितना साइज छोटा होगा, जैसे हमने ऊपर वाले फैक्टर्स में पढ़ा था, साइज जितना छोटा होगा उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। दस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आयरन की, आयरन +2 की और आयरन +3 की, ओके, वैसे हम जानते हैं कि आयरन मेटल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें आयरन जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो न्यूट्रल के मुकाबले में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। और अगर हम इसको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले केटाइन से कंपेयर करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। सो हम इस ट्रेंड को इस तरह शो कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से। नेक्स्ट फैक्टर जिसको हम डिस्कस करेंगे, ये वैल्यू भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आयरन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.80 है न्यूट्रल एटम की, और इसके मुकाबले में आयरन +2 की जो है वो 1.83 है और आयरन +3 की 1.96 है। सॉरी, मैं यहाँ साइन मैंने उल्टा लगा लिया है, साइन जो है आप लेस देन साइन लगाएंगे। नेक्स्ट फैक्टर को डिस्कस करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास जो मोस्ट कॉमन हाइब्रिडाइजेशन है जिनको हम डिस्कस करते हैं, sp sp2 एंड sp3। सो हाइब्रिडाइजेशन का जो फैक्टर है वो कुछ इस तरह से है कि हमें मालूम है हाइब्रिडाइजेशन किस तरह होती है, जब ऑर्बिटल्स जो है सेपरेट ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सिंग करते हैं और एज अ रिजल्ट न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। सो चूँकि हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो हम हमारे पास जो अवेलेबल ऑर्बिटल्स हैं जो कॉमन हम डिस्कस करते हैं sp। ओके, सो इसमें हम वैसे जानते हैं sp अगर d f को भी डिस्कस कर लें, अगर हम सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे, सो सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में s जो है वो सबसे पहले फिल होता है, फिर p, फिर d एंड f की फिलिंग होती है। तो चूंकि सबसे पहले s फिल हो रहा होता है, इस वजह से वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है, इसकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो ज़्यादा होती है, या फिर सिंपली हम कह सकते हैं चूंकि ये न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है और इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। सो वो हाइब्रिडाइजेशन जिसमें कि s ऑर्बिटल ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है बनाने में, वो हाइब्रिडाइजेशन या वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। if for example अगर हम डिस्कस करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम increases with in s character of its hybrid orbital, because s character या s orbital is more penetrating toward the nucleus, thus electronegativity of carbon atom increases with change in the hybridization state as
हमारे पास आप देख सकते हैं कि sp में 50-50% है, यानी एक s का ऑर्बिटल है एक p का ऑर्बिटल है, तो दोनों 50% कंट्रीब्यूट करें। और sp2 में 1 पार्ट अगर s ऑर्बिटल है तो 2 पार्ट जो है p है, तो इसका मतलब है s जो है वो 33% कंट्रीब्यूट कर रहा है और p जो है वो ऑलमोस्ट 66.6 कंट्रीब्यूट कर रहा है। और अगर sp3 में हम कंपेयर करें तो s जो है वो 25% और p जो है 75% कंट्रीब्यूट करे। तो इन तीनों में से sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, तो इस वजह से जो हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन है, जहाँ जिन मॉलिक्यूल्स में sp हाइब्रिडाइजेशन होगी या जिस एटम में sp हाइब्रिडाइजेशन होगी वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल अब इन तीनों में कॉमन है हमारे पास कार्बन। कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम ओवरऑल देखें पीरियोडिक टेबल में, तो उसको कांस्टेंट लिया जाता है। लेकिन अब इस इफेक्ट की बेस पर ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, यानी किस मॉलिक्यूल में कार्बन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब तीनों में कार्बन है, लेकिन यहाँ पे कार्बन sp हाइब्रिडाइज है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे कार्बन जो है वो sp2 है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और CH4 में जो है इसकी सबसे कम है electronegativity due to its hybridization effect. नेक्स्ट फैक्टर इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है सेम है जिसको हम पहले बाकी फिनोमेनास में भी पढ़ चुके हैं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट अच्छी तरह आप लोग जानते होंगे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्या मतलब है कि वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जितने फील्ड शेल्स होते हैं, इसको जो है हम कहते हैं इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी की वजह से, उनकी रिपल्जन की वजह से एक स्क्रीन क्रिएट हो जाती है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान। तो जितना ये स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होगी। मेटेलिक कैरेक्टर को भी हम इसी तरह रिलेट कर सकते हैं कि जितना मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होगी। पीरियोडिक ट्रेंड डिस्कस करते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड बिल्कुल ही इसके आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरह है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, सो देयर इज अ इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। ओके, एटॉमिक साइज में इंक्रीज हो रहा होता है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है, और शील्डिंग इफेक्ट जो है वो भी इंक्रीज हो रहा होता है डाउन द ग्रुप। ओके, सो इन तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो क्या करता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ओवरऑल ग्रुप में डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज कर लेता है। ओके, so however the combined effect of increase in the atomic size and shielding effect result in the decrease of the effective nuclear charge, due to which the force of attraction of the nucleus for the shared pair of electron decreases. Hence, small atom are more electronegative than large atom. नीचे हम जाएंगे, so हमारे पास atomic size जो है वो increase होता जा रहा है, screening effect बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, सो जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। हालांकि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज के असर को कौन सी चीज़ कम कर रही है, इफेक्टिव क्या कहते हैं इसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फिनोमेना क्रिएट होता है। इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज हो रहा है, सो इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती है। और पीरियड में हम जानते हैं कि पीरियड में हमारे पास सेम शेल में, सेम वैलेंस शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे होते हैं स्टेप वाइज। सो इस वजह से एटॉमिक साइज जो है वो लेफ्ट टू राइट जो है डिक्रीज होने की वजह से, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से, या हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज की इंक्रीज होने की वजह से, एटॉमिक साइज डिक्रीज होने की वजह से जो है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जो है वो डिक्रीज सॉरी इंक्रीज होती है। सो इस वजह से अगर हम देखें तो हमारे पास जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का वो है फ्लोरीन, जो कि हमारे पास जो है अपर राइट अपर लेफ्ट साइड पर सॉरी अपर राइट साइड पर मौजूद है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है। और सबसे लीस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है फ्रांसिन, जिसकी 0.7 है, और ये हमारे पास बॉटम में मौजूद होता है।
Scales of electronegativity. Different researchers have used different methods to measure the electronegativity values. Some important methods are described here. Uh, हमारे पास different scales हैं electronegativity के. इसमें जो है पॉलिंग मेथड है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मालूम कर सकते हैं, मुलिकन्स मेथड है और एल्ब्रेट रॉको मेथड है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉलिंग मेथड को डिस्कस करते हैं. पॉलिंग मेथड में क्या है कि पॉलिंग डिवाइस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल विच इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन bond energy of the molecule and difference of the electronegativity of the bonded atom. यानी दो चीज़ों के रिलेशनशिप से जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को या डिफरेंस को मालूम किया पॉलिंग में. तो जैसे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो बॉन्डेड एटम के दरमियान जो है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है इस वैल्यू से यानी कि के कांस्टेंट है और स्क्वायर रूट ऑफ डेल ऑफ ए एंड बी, जिसमें कि जो है इसको हम कहते हैं काई ए एंड काई बी इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. ओके एंड इसका रिलेशनशिप किस चीज़ के साथ है जी? आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड. यानी कि हमारे पास जो ए बी बॉन्ड बना हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड उसमें कितने परसेंट आयोनिक कैरेक्टर है इससे इसका रिलेशनशिप है. सो ये हमारे पास एक इक्वेशन है 8.1. अब इसमें हम क्या करते हैं कि अंडर रूट जो डेल ए बी की वैल्यू है ये एक्चुअली है क्या? इज मेजर ऑफ द आयोनिक कैरेक्टर in the AB covalent bond and is related to the bond dissociation energy of AA and BB. So हमारे पास अगर हम ये कंसीडर करें कि एक मॉलिक्यूल है जिसमें कि A एटम है और B एटम है, ओके हम इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को मालूम करना चाहते हैं. सो अब इसका रिलेशनशिप जो है इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है उसका रिलेशनशिप डायरेक्ट होता है कि इस बॉन्ड में कितना जो है वो आयोनिक कैरेक्टर है. अब आयोनिक कैरेक्टर को मालूम करने के लिए हमें मालूम होनी चाहिए क्या वैल्यू कि इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो कितनी है. इसके अलावा अगर ये होता होमोन्यूक्लियर, ओके उसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है और इस तरह जिसका जो दूसरा कंपोनेंट बी, ओके इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है. अगर हमें ये तीनों वैल्यूज मालूम हो तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को मालूम कर सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू. यहाँ आप आयोनिक कैरेक्टर देख सकते हैं. इसकी वैल्यू किस चीज़ के बराबर है जी? इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए बी माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ बी बी. और यहाँ पे चूंकि इनकी वैल्यू को पुट किया है ये जो है वो स्क्वायर रूट है और एक ओवरऑल स्क्वायर रूट हमारे पास आ रहा है. तो अब हम ये हमारे पास आ गए इक्वेशन नंबर 8.2. अब इस इक्वेशन को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 8.1 में, यानी ये है डेल ए बी की वैल्यू. सो डेल ए बी की वैल्यू को जब हम इंसर्ट कर लेंगे उसके बाद हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो इज इक्वल टू के, जो कि कांस्टेंट है. अब इस वैल्यू को हमने रिप्लेस कर लिया है इस पूरी वैल्यू के साथ. ओके सो ये आ गई है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए बी और ए एंड बी बी और स्क्वायर रूट ओवरऑल हमारे पास आ रहे हैं. So the value of constant is taken as 0.182 when the bond dissociation energy are expressed in kilocalories per mole. ओके सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे के की ये वैल्यू आ गई है हमारे पास. और नेक्स्ट जो है इस इक्वेशन को जो है वो पॉलिंग इक्वेशन कहते हैं. पॉलिंग डिटरमाइन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ द एलिमेंट बाय अज्यूमिंग एन आर्बिट्ररी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर हाइड्रोजन एटम विच इज इक्वल टू 2.1. सो सबसे पहले पॉलिंग ने जो है क्या किया कि हाइड्रोजन एटम को एक आर्बिट्ररी वैल्यू दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की और इसकी बेस पे जो है बाकी मेजरमेंट की गई. और यहाँ पे नेक्स्ट जो है पॉलिंग स्केल की टेबल है जिसकी बेस पर इनकी पॉलिंग स्केल की बेस पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट की गई है ये टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे लिखी हुई. नेक्स्ट जो है मुलिकन स्केल है. मुलिकन स्केल को 1934 में मुलिकन ने प्रपोज किया था और ये थोड़ा सा काफ़ी बल्कि डिफरेंट है जो पॉलिंग स्केल है उसके मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं. इसमें रिलेशनशिप देखा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी का और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का.
ओके कि ये दोनों जो है किसी भी एटम में इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम किस चीज़ के साथ रिलेट करती है, इन दोनों वैल्यू के, आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। सो किसी भी सिंगल एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इट इज़ इक्वल टू 0.187 जो कि हमारे पास एक कांस्टेंट फैक्टर है इनटू its ionization energy and its electron affinity प्लस सॉरी प्लस का साइन बी एंड डिवाइडेड बाय 2 यानी इन दोनों की एवरेज वैल्यू ओके प्लस 0.17। तो इसको हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एंड द मेन एडवांटेज ऑफ Mulliken मेथड इज दैट इट हेल्प इन डिटरमिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट और द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। यानी हम सिंगल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मेजर कर सकते हैं इसमें, और उसकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में और डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्बन की हम C2H2 में, इसके अलावा CH4 में और C2H4 ओके, इन तीनों में अब क्या फ़र्क है, ये sp है, ये sp2 है और ये sp3 है। इन तीनों में हम कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग से देख सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास ये तीन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, आयरन की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 और +3, सेम एलिमेंट है लेकिन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हम इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी को सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं Mulliken मेथड के थ्रू। Okay. However, since only a few electron affinities are known, the method is not much used, क्योंकि हमें सबसे मस्त चीज़ जो मालूम होनी है वो आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है। अगर इनमें कुछ नहीं मालूम तो ऑब्वियसली हम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मालूम नहीं कर सकते। एल्बर्ट रॉको मेथड, एल्बर्ट रॉको मेथड जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। एल्बर्ट एंड रॉको प्रपोज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन an atom and its bonding electron is a measure of its electronegativity and is given by relationship। यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका रिलेशनशिप किस चीज़ से है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है एटम और इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान। क्या मतलब है इस बात का कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ कहाँ पे होगी जी। ये हमारे पास एटम है और ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन है ओके, ये हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हेल्प करने में मदद देगा। सो हमें इसके लिए कुछ फैक्टर्स का पता होना ज़रूरी है। ये हमारे पास एक कांस्टेंट फैक्टर है 0.359 और नेक्स्ट जो है वो इस इक्वेशन में जो है Z इफेक्टिव जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनटू r square divided by r square plus 0.744, where r is the covalent radii of the atom A in angstrom, okay, and Z is the effective nuclear charge at periphery of the atom. So the value obtained are in close agreement with those which are obtained from the Pauling and Mulliken। टेबल में आप देख सकते हैं कि जो हमने पॉलिंग की टेबल देखी है ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो आ रही हैं इस स्केल से भी। नेक्स्ट जो है इसकी एप्लीकेशंस हैं। सबसे बड़ी जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो है प्रिडिक्शन ऑफ द नेचर ऑफ बॉन्ड, यानी ये हमें बताता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है उसकी नेचर किस टाइप की है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि दो जो बॉन्डेड एटम है फॉर एग्जांपल ए बी, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है। अगर वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है सो बॉन्ड जो है ऑब्वियसली वो पोलर होगा, लेकिन अगर डिफरेंस बहुत कम है तो बॉन्ड जो है वो ऑलमोस्ट नॉन पोलर, यानी कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो बॉन्ड जो है नॉन पोलर है और ज़्यादा है सो पोलैरिटी होगी मॉलिक्यूल में। नेक्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ द परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि एक कोवेलेंट बॉन्ड में कितना परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर है, जिसके लिए आप इस इक्वेशन को देखें। ये हमारे पास इक्वेशन है परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर के लिए 1 इंटू ई की पावर -0.25 इंटू
electronegativity of electronegativity difference of bonded atom A and B into 100. So ये परसेंटेज कैरेक्टर बताएगा। इसी तरह एक और हमारे पास इक्वेशन है, उसके थ्रू भी हम मालूम कर सकते हैं कि 18 into electronegativity difference of A and B into the power of 1.4. So it can be said that more difference in the electronegativity of two atoms, more is the percentage ionic character. Okay. So next जो है हम इसकी electronegativity के थ्रू बॉन्ड लेंथ की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बॉन्ड जैसे कि हमने ऊपर पॉलिंग स्केल में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस को मालूम करने के लिए हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को देखते हैं। तो इस तरह बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है बॉन्ड लेंथ के साथ। जितना बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। जितना बॉन्ड लेंथ कम होगा या होगी, सो उतनी ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ओके, सो बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी बॉन्ड कैन बी कैलकुलेटेड by using the correlation which is proposed by Shoemaker and Stevenson as ये है इनके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है। ओके, किस तरह मालूम कर सकते हैं कि रेडियस ऑफ ए एंड रेडियस ऑफ बी which is minus 0.09 into electronegativity difference of A and B. So ये इन दोनों के दरमियान बॉन्ड लेंथ है ए बी के दरमियान। ओके, और आर ए एंड आर बी जो है वो इनका रेडियस है, इनकी कोवेलेंट रेडियाई है। और ऑब्वियसली काई ए एंड काई बी इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये फैक्टर है, हम जिससे मल्टीप्लाई करते हैं। सो इन सारी वैल्यूज़ को मिला के हमारे पास जो है वो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल, जो है इसकी प्रोडिक्शन में भी हेल्प करता है। बॉन्ड एंगल ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, मोर इज इट्स टेंडेंसी टू रोल द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ एंड मोर इज द बॉन्ड एंगल ड्यू टू इंक्रीज इन द बॉन्ड पेयर रिपल्जन। इसमें हम एक ग्रुप को कंसीडर करेंगे, यानी कि जो हमारा ग्रुप 15 या फिर हम जिसको ग्रुप 5A कहते हैं, जिसको नाइट्रोजन फैमिली भी कहा जाता है। इसमें हम जो है वो इनके NF3 टाइप मॉलिक्यूल यानी कि XF3 टाइप मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे। और इसमें ऑब्वियसली एक बात है कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की ज़्यादा होगी, सेंट्रल एटम की जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही उनका बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा होगा। सो इस वजह से अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा जो है बॉन्ड लेंथ आपको NF3 में नज़र आएगा, फिर जो है वो PF3 में, फिर जो है वो ASF3 में और फिर SPF3 में, जिसको हम नेक्स्ट इसमें टेबल में क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, फिर फास्फोरस की 2 है, फिर आर्सेनिक की 2 है, 2.2 है, और जो SP है एंटीमनी, उसकी 1.8 है। सो बॉन्ड एंगल भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास NF3 का बॉन्ड एंगल जो है वो सबसे ज़्यादा है। फिर जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, सो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होता जा रहा है। ओके, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायगोनल रिलेशनशिप। एक डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये हमारे पास ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। सो ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं, हम उनको कंपेयर जब करते हैं ग्रुप 3 के एलिमेंट्स, यानी कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेरियम। ओके, तो इसमें बोरॉन जो इस ग्रुप का पहला मेंबर है, वो डायगोनली जो है वो नेक्स्ट ग्रुप के सेकंड मेंबर से जो है प्रॉपर्टीज में बहुत ज़्यादा मैच करता है, बजाय अपने ग्रुप की प्रॉपर्टी से मैच करने को। इसको हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। इसी तरह हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं फर्स्ट ग्रुप में भी, कि लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम एंड सीजियम। सो इसमें फिर से आप डायगोनल रिलेशनशिप को देखेंगे, जिसमें अगर हम यहाँ पे स्टडी करें, व्हेन वी मूव डायगोनली फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप टू सेकंड ग्रुप,
there is no marked change in the electronegativity due to the cancellation of increase in the electronegativity in period by decrease in the electronegativity in group. होता क्या है, क्या मतलब है इनका, कि जब हम एक पीरियड में आगे बढ़ रहे होते हैं, वो हम किस तरह बढ़ेंगे कि लिथियम टू बेरिलियम, बेरिलियम टू बोरॉन, ओके, सो ये पीरियड में हम जाएंगे। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास पीरियड में इंक्रीज होती है, ओके, और ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होती है। लेकिन अगर हम डायगनली मूव करें, डायगनल का क्या मतलब है कि फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट मेंबर और सेकंड ग्रुप का सेकंड मेंबर, सो ये डायगनल मूवमेंट है। अगर हम इस तरह बढ़े तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम होता है। वो इस वजह से हम जानते हैं कि नेक्स्ट पीरियड सॉरी एक ही पीरियड में हम जब नेक्स्ट मेंबर की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। लेकिन ग्रुप में जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। सो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों इफेक्ट कैंसिल, और इसकी वजह से इस डायगोनल मूवमेंट में जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है नेक्स्ट एलिमेंट से, वो बहुत ज़्यादा कम होता है। इस वजह से उनकी प्रॉपर्टीज भी आपस में मैच करती हैं। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि इसके थ्रू हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं या मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिडिक्शन ऑफ द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द कंपाउंड। जब भी हम एसिड या बेस की बात करते हैं, सो यूजुअली हम जानते हैं कि एसिड वो स्पीशी है जो कि प्रोटॉन रिलीज करती है, और बेस वो स्पीशी है जो कि हाइड्रोक्सालाइन प्रोड्यूस करती है। तो इसमें हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है इस टाइप का कंपाउंड XO H, ओके। अब यहाँ पे दो बॉन्ड मौजूद हैं। एक बॉन्ड है जी हेट्रो एटम X के दरमियान और ऑक्सीजन के दरमियान, और दूसरा बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, ओके। सो यहाँ पे अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखा जाता है। जिस बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ मूव कर जाएंगे, और वो बॉन्ड जो है वो डिसोसिएट कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि ये हमारे पास केस है कि इस केस में ऑक्सीजन और जो हमारे पास एक्स एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये देखिए ऑक्सीजन और जो हमारे पास ये जो एक्स एटम है, अगर इस बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के, ओके। सो कौन सा बॉन्ड क्लीव करेगा, ये जो हमारे पास ओ एक्स का बॉन्ड है, ओके, ये लंबा हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा हो जाएगी, और एज अ रिजल्ट ये बॉन्ड इधर से टूट जाएगा, और हमारे पास कौन सी दो स्पीशीज क्रिएट होंगी या बनेगी, हमारे पास ये वाली स्पीशी प्रोड्यूस होगी और साथ में ये वाली स्पीशी प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स से ज़्यादा है, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, और एज अ रिजल्ट उस पर नेगेटिव यानी वो एक एनाइन की फॉर्म इख्तियार कर लेगा। अब दूसरा सिनेरियो हम देखते हैं। दूसरा सिनेरियो क्या होगा, जो हमने पहला डिस्कस किया है उसकी बिल्कुल अपोजिट, यानी कि अब हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जो है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द अदर एटम, ओके। तो इस केस में क्या है, चूंकि यहाँ पे भी ऑक्सीजन ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड फिर से टूट जाएगा, ओके। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास एक्स एटम है और ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है डिफरेंस में, और हाइड्रोजन की ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन जो है यहाँ से हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है वो अपनी तरफ खींच लेगा। सो जो है एज अ रिजल्ट इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और ये हमारे पास किस फॉर्म में जनरेट होगा, ये जी बॉन्ड यहाँ से क्लीव हो गया, टूट गया, और अब हमारे पास दो स्पीशीज क्रिएट होंगी, एक H पॉजिटिव और दूसरा जो है वो OX नेगेटिव। ये स्पीशीज जो है वो क्रिएट हो रही है। सो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास जो ये एलिमेंट है फर्स्ट केस में जिसको हमने डिस्कस किया है, अगर इन दोनों के दरमियान यानी एक्स और ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, सो वो स्पीशी जो है वो होगी बेसिक, क्योंकि वो सोल्यूशन में हाइड्रोक्सालाइन प्रोड्यूस करेगी। जबकि इसके मुकाबले में अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, सो
ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और हमारे पास जो है वो प्रोटॉन प्रोड्यूस होंगे और ये स्पीशी प्रोड्यूस होगी ऑक्सी। इसका मतलब है कि ये जो सोल्यूशन होगा वो एसिडिक सोल्यूशन होगा। तो ये हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो हमें हेल्प करता है एसिडिक एंड बेसिक नेचर को मालूम करने में, प्रेडिक्ट करने में। इस तरह ये हमारे पास लास्ट एप्लीकेशन है। इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे हम रिएक्शन की जो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट ट्रीटमेंट ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक जो ये कॉम्प्लेक्स है with the CH3I yield this product, ओके। सो लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ डायरेक्ट रिएक्शन को देख लें तो इसको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। हमारे पास ये जो स्पीशी है जो पेंटाकार्बोनिल मैंगनीज का जो कॉम्प्लेक्स है जो कि एक एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब है खुद इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये होगा न्यूक्लियोफिलिक, यानी कि इसको पॉजिटिव चार्ज की तलाश होगी। सो हम इसको कह सकते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक है, ओके। लेकिन अगर इन दोनों स्पीशीज में हम देखें, इन दोनों स्पीशीज में आयोडीन जो जाहिर बात है कि वो हेलोजन है, सो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी कार्बन और कार्बन के मुकाबले में, ओके, क्योंकि ये बॉन्ड हमारे पास इस तरह है, 3 हाइड्रोजन और बीच में कार्बन। सो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आयोडीन की तरफ ज़्यादा हो जाएगा और कार्बन की तरफ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और ज़ाहिरी बात है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और चूंकि ये है न्यूक्लियोफिलिक, सो न्यूक्लियोफिलिक जाकर कार्बन पे अटैक करेगा और हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा कि ये जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स था, ओके, ये वाला एनायनिक कॉम्प्लेक्स उसने पॉजिटिव सेंटर के साथ जाकर रिएक्शन किया। सो इसका नेगेटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव चार्ज, हमारे पास एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना और दूसरी साइड पे जो आयोडीन था जो कि नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में रिलीज हो गया है, ठीक है। लेकिन हम दूसरे केस में क्या लेते हैं, वही न्यूक्लियोफाइल है लेकिन उसका जो हमने सबस्ट्रेट है उसको चेंज कर लिया है। अब हमारे पास ये कुछ इस फॉर्म में है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ओके। तो अब इस केस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन पे ज़्यादा है, आयोडीन पे कम है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी जो है वो हम कह सकते हैं कि इस साइड पे ज़्यादा शिफ्ट हो गई है और इस साइड पे कम है। सो बॉन्ड जो है वो यहाँ से हम क्लीव कह सकते हैं कि इधर से क्लीव हो गया है या आयोडीन जो है वो इधर से रिलीज हो गई है किस फॉर्म में, पॉजिटिव की फॉर्म में। तो अब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है जिसको पॉजिटिव सेंटर की तलाश है वो जाकर आयोडीन पे अटैक करेगा क्योंकि ये सेंटर जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जैसे कि पहले उस केस में कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। सो इस पे अटैक करेगा। अब देखें आयोडीन जो है वो इसके साथ अटैच हो गया जबकि पिछले केस में मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ था। अब इसमें कौन सी चीज़ रिलीज हुई है, ये CF3 जो है रिलीज हुआ है। सो एक CF3 और दूसरा CF3 दो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में मिलकर जो है वो ये कंपाउंड बना लेंगे F F F CF C2F6। तो इस तरह रिएक्शन की प्रिडिक्शन में भी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।